गंगू का फरार हो जाना ही हमारे लिए परेशानी का बायस बना था। वो गंजा अगरचे गंगू के हाथों मारा गया था, उसके सीने में गंगू का खंजर पैवस्त था और खंजर के दस्ते पर उसकी उंगलियों के निशान थे। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस कत्ल के मामले में पुलिस को मुतमईन कर सकते थे, लेकिन इस तरह सीता को सामने आना पड़ता। सीता के सामने आने का मतलब ये होता है कि यहाँ मेरी मौजूदगी भी राज में न रह सकती। ये इस तरह हम एक नए चक्कर में फंस जाते। सीता ने वो हवेली छोड़ दी थी। इसके ख्याल में ये नई पनाहगाह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महफूज थी, लेकिन मैं समझता था कि वो यहाँ भी ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रह सकेगी। दुर्गा के आने से मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो नीचे से टेलीफोन ले आई। उसने टेलीफोन सेट सोफे के साथ शीशे की टॉप वाली एक छोटी साइड टेबल पर रख दिया और उसका प्लग पीछे दीवार की सॉकेट में लगा दिया। मैं चाय बना कर लाती हूँ, दुर्गा कहते हुए बाहर चली गई। सीता मेरे करीब से हटकर सोफे पर बैठ गई और फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। राब्ता कायम होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कॉल किसी और ने रिसीव की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद चतवंत सिंह लाइन पर आ गया। हेलो चतवंत सिंह, मैं सीता बोल रही हूँ, कैसे हो? उसने कहा। जवाब में जो कुछ कहा गया उसे सुनकर सीता की आंखों में तशवीश उभर आई। वो तकरीबन 10 मिनट तक बात करती रही। उसने चतवंत सिंह को कैप्टन गोपाल के बारे में कुछ बताए बगैर हवेली की सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे इस हादसे का सुनकर अफसोस हुआ चतवंत सिंह, वो आखिर में कह रही थी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ये एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। इस तरह तुम पुलिस के झंझट से बच जाओगे। अच्छा ठीक है, मेरी बातों का ध्यान रखना। मैं किसी मुनासिब वक्त पर तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी। इसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ, किस हादसे की बात कर रही थी? मैंने पूछा। कल दोपहर हवेली से निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, सीता कहने लगी। वो एक ऑटो रिक्शे में बैठा हुआ था। रफ्तार खासी तेज थी। एक मोड़ पर अचानक ही एक कार सामने आ गई। रिक्शा ड्राइवर के कंट्रोल में न रह सका और कार से टकराकर कलाबाजियां खाता हुआ एक ऑटो रिक्शे से टकरा गया। चतवंत सिंह के सर और बाजू पर चोटें लगी थी। खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया था। ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां आधी रात के करीब चतवंत सिंह को होश आ गया। इस दौरान इसके सर और बाजू के एक्सरे लिए जा चुके थे। तमाम हड्डियां महफूज थीं। उसके जख्मों की ड्रेसिंग करके रात भर उसे अस्पताल ही में रखा गया। सुबह उसने अपने अजीज़ दिलबर सिंह को इतला भिजवा दी, जो आज सुबह 8 बजे के करीब उसे अस्पताल से घर ले आया। बहरहाल उसकी हालत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, यह हादसा चतवंत सिंह के हक में ही बेहतर साबित होगा। वो इस तरह कि अगर आज हमारे आने के बाद हवेली की सूरत हाल पुलिस के इल्म में आ चुकी हो या किसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाए तो चतवंत सिंह पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। वो कल दोपहर से आज सुबह 8 बजे तक सरकारी अस्पताल में था और हवेली में जो कुछ भी हुआ उसकी अदम मौजूदगी में हुआ। इस तरह उस पर कोई हरफ नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन पुलिस दीगर जराए से भी हवेली में हमारी मौजूदगी का पता लगा सकती है। हम वहाँ बहुत से निशान छोड़ कर आए हैं, मसलन वो कालीन खून आलूद जो हमने छत पर डाल दिया था। हमारे बेडरूम में पड़े हुए कल्पना के फटे हुए कपड़े, कल्पना वाले बेडरूम में धींगा मुश्ती के आसार और गंजे की लाश। पुलिस इन बातों से बहुत कुछ अखज़ कर सकती है। इसके अलावा क्या? सीता ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मेरी और तुम्हारी उंगलियों के निशान जगह जगह पर मौजूद है, मैंने कहा। इसके बावजूद फौरी तौर पर हमें कोई ख़तरा नहीं है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा और दुर्गा की तरफ देखने लगी, जो ट्रे उठाए अंदर आ रही थी। सीता ने मजीद कोई बात नहीं की। दुर्गा भी वहीं बैठ गई। चाय के दौरान वो सीता से बातें कर रही थी, उससे उसके हालात पूछती रही। मेरे और कल्पना के बारे में उसने सीता से एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा था। तुम लोग बैठो, मैं भोजन का बंदोबस्त करूं, दोपहर के खाने पर खुलकर बात होगी। दुर्गा अपनी जगह से उठते हुए बोली। दुर्गा देवी, सीता ने कहा, मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सुना? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, न तुम्हें देखा है, दुर्गा ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से निकल गई। कल्पना इस वक्त से अब तक खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात थे। आंखें सुर्ख हो रही थीं। आंखों की सुर्खी तो शायद रात भर जागने का नतीजा थी और उलझन के तासुरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि वो रात से लेकर अब तक की सूरत हाल को नहीं समझ सकी थी। पहले चंद घंटे उस पर सख्त गरां थे। मेरे ख्याल में पिछले चंद घंटों तो क्या वो पिछले कई महीनों से अजियत का शिकार थी। बूढ़ा ठाकर बलबीर सिंह इसकी जवानी को शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा था। वो कई महीनों तक इस बूढ़े शिकारी से खौफजदा रही थी, फिर उसे धोखे से यहाँ ले आया गया। उसकी माँ को ठाकर से कल्पना की शादी का झांसा दिया गया था और जब हकीकत आश्कार हुई तो उसने बेटी को लेकर ठाकर की हवेली से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई और रामचंद धोबी के हाथों मारी गई और वहीं से कल्पना के बदतरीन अब्तला का समय शुरू हुआ। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि हमारे पास पहुँच गई और फिर गुज़श्ता रात तो वो ज़िंदगी के
संगीन तरीन तजुर्बे से दो चार हुई थी। उस जैसी लड़कियां बहुत देर में ऐसे सदमात से संभलती हैं, और मेरा ख्याल था कि कल्पना भी अभी तक उस सदमे से नहीं संभल सकी थी। उसके चेहरे की कशीदगी और सरासीमगी उसके अंदरूनी कैफियत का इजहार कर रही थी। कल्पना, सीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम रात भर जागी हो, ज़हनी सदमे से भी दो चार हुई हो, चाहो तो सो जाओ, दोपहर के खाने के समय तुम्हें जगा दूंगी। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही है, दिमाग में धमाके से हो रहे हैं, मैं वाकई सोना चाहती हूँ। कल्पना फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। मुझे भोजन समय मत जगाना दीदी, भूख बिल्कुल नहीं है, आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में छोड़ दूँ। सीता भी उठ गई और मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी। न जाने मुझे क्यों इस कमरे में उलझन सी हो रही थी और मैं किसी और जगह बैठना चाहता था। हम तीनों उस कमरे से निकल आए और लॉन के आखिर में बाएं तरफ वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। सीता ने दरवाज़ा पूरी तरह खोलकर खटका लगा दिया ताकि वो दोबारा बंद न हो जाए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर की मंजिल का नक्शा भी नीचे जैसा ही था। उस दरवाजे से कुशादा और मुख्तसर राहदरी थी। दाएं बाएं एक कमरा था और सामने बाथरूम का दरवाज़ा था। सीता दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई और बत्ती जला दी। ये भी एक शानदार बेडरूम था। डबल बेड पर हल्के नीले रंग की चादर बिछी हुई थी। मुल्हक्का बाथरूम भी था और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। तुम यहाँ आराम से सो जाओ, हम सामने वाले कमरे में हैं, सीता ने कहा। कल्पना मेरी तरफ देखकर झिझकती हुई बिस्तर पर लेट गई। सीता और मैं सामने वाले बेडरूम में आ गए। ये कमरा दूसरे कमरे से निस्बतन बड़ा था और उसकी एक खिड़की से भी लॉन के एक हिस्से को देखा जा सकता था। सीता ने अगरचे बत्ती जला दी थी, लेकिन मैंने खिड़की के सामने से पर्दा हटा दिया और खिड़की पूरी तरह खोल दी। ताज़ा हवा के साथ कुछ धूप भी अंदर आने लगी। अक्टूबर के महीने की नरम धूप बुरी नहीं लग रही थी। बेड के अलावा यहाँ दो आरामदेह कुर्सियाँ और एक कोच भी बिछा हुआ था। मैं एक कुर्सी खींचकर खिड़की के करीब बैठ गया। सीता मेरे सामने कोच पर पहलू के बल दराज हो गई, बाजू की कोहनी कुशन पर टिकाकर सर हथेली पर रख लिया था। सीता का रुख मेरी तरफ था। चुनरी तो उसने हवेली में दाखिल होते ही उतार दी थी। इस तरह इस पहलू के बल लेटने से मुख्तसर सी चोली कुछ और सिमट कर रह गई और गुदार सीने के उबार जैसे चोली की कैद से आज़ाद होने को मचल रहे थे। ये दुर्गा देवी कौन है और ये हवेली किसकी है? मैंने इसकी तरफ से नजरें हटाने की कोशिश करते हुए पूछा। दुर्गा देवी? सीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया। तुम इसे मेरे पिताजी की रखेल कह सकते हो क्या? मैं उछल पड़ा। तुम शायद मजाक कर रही हो। ऐसी बातें तो मजाक में भी किसी से नहीं कही जा सकती, लेकिन चूंकि तुमने पूछा इसलिए मैंने सच सच बता दिया। और ये हवेली? मैंने दूसरा सवाल किया। ये भी पिताजी की मलकियत है? बल्कि थी। सीता मुस्कुराई। कई साल पहले ये हवेली पिताजी ने दुर्गा देवी को दान कर दी थी। दिलचस्प, मैंने कहा। तुमने बताया था कि राजस्थान के हर बड़े शहर में तुम्हारे पिताजी के मकान और हवेलियां हैं। तुमने ये भी बताया था कि ये राजों महाराजाओं की ज़मीन है। तुम्हारे ही कहने के मुताबिक हिंद सरकार ने तमाम रियासतें ख़त्म करके राजाओं महाराजाओं के इख्तियारात सलब कर लिए हैं और गुजारे के लिए उनके अलाउंस या वजीफ़े मुकर्रर कर दिए हैं। क्या तुम्हारे पिताजी भी किसी रियासत के राजा थे? इतनी जायदाद तो किसी राजा ही की हो सकती है। ऐसी शानदार हवेलियां, मेरी तो अकल दंग रह गई। सीता के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, वो बोली। मेरे पिताजी महाराजा सुदर्शन सिंह जयपुर की बगल में एक छोटी सी रियासत के वाली थे। तमाम रियासतों से उनके ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। सारस्का में उनके शानदार महल में आए दिन राजस्थान के तमाम राजाओं की दावतें होती थीं। ये महफिलें कई कई रोज़ तक जमती। सारस्का में मीलों दूर तक फैला हुआ बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें चूहे से लेकर शेर और चीते जैसे खूंखार दरिंदे भी बकसरत पाए जाते हैं। मेरे पिताजी इन राजाओं के लिए शिकार का बंदोबस्त करते और जब तक वो सारस्का में रहते उनकी दिल लगी को हर सामान मुहैया किया जाता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। तमाम राजाओं ने पिताजी को अपने अपने इलाके में मुफ्त ज़मीनें दी, जिन पर पिताजी ने शानदार हवेलियां तामीर कराईं। कुछ कदीम हवेलियां उन्होंने ख़रीद भी ली थी, जिनमें से बेशतर को बाद में हिंद सरकार ने कौमी विरसा करार देकर अपने कब्जे में ले लिया। और मुल्क का बंटवारा होने के बाद जब रियासतें ख़त्म कर दी गईं तो सारस का पैलेस भी हिंद सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया। पिताजी घर वालों को लेकर जयपुर मुंतकिल हो गए और वहीं मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। जयपुर में भी उनकी कई हवेलियां हैं और यहाँ जैसलमेर में भी। ये 2 हवेलियां जो तुम देख चुके हो इन्हीं में से हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी की हवेलियों की तादाद नहीं, दुर्गा देवी के बारे में पूछा था। मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। इनकी फहरिस्त भी खासी तवील है और दुर्गा इनमें से एक है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि राजाओं के पास फौजों को लड़ाने और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराने के अलावा और कोई काम नहीं। उनके राज ख़त्म हुए, तमाम इख्तियारात सलब हो गए तो उन्होंने दूसरे मशगले इख्तियार कर लिए। रीछ और कुत्तों की लड़ाई, मुर्ग लड़ाना,
रेस के घोड़े पालना, राग रंग की महफिलें जमाना और औरतें पालना उनके महबूब तरीन मशागल थे। जिस तरह अरबों ने हरम बना रखे हैं, इसी तरह राजाओं ने भी खूबसूरत औरतें जमा कर रखी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अरब शेख किसी औरत से बाकायदा निकाह करके अपने तसर्रुफ में लाते हैं और 2-4 मरतबा बरतने के बाद उसे हरम में डालकर भूल जाते हैं। वो इनकी कानूनी बीवियाँ होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के राजे इन मामलात को कानून और धर्म से बिल्कुल अलग रखते हैं। कोई औरत पसंद आ गई तो उसे अपने दिल में बिठा लिया, जी भर गया तो उसे मैले कपड़े की तरह उतार कर फेंक दिया। इन्हें तुम रखेल कह लो या दाश्ता, वो अपने किसी हक का दावा नहीं कर सकती। इनकी औलादें दूसरी चीज़ों की तरह बाप के नाम से भी महरूम रहती हैं। दुर्गा देवी का शुमार भी ऐसी ही औरतों में होता है, मगर इसकी दास्तान दूसरी औरतों से मुख्तलिफ और दिलचस्प है और मैं वही दास्तान सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, चंद साल पहले पिताजी अपने दोस्तों के साथ जोधपुर गए थे। सीता कहने लगी, जोधपुर में क्याम के दौरान एक रोज़ वो कैलाना झील पर गए। बहुत खूबसूरत झील है, बहुत दूर दूर से लोग सैर व तफरीह के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट और रिहायशी इलाके भी हैं। दुर्गा से पिताजी की मुलाकात झील किनारे एक रिहायशी होटल में हुई। दुर्गा अपने माता पिता के साथ मुकराना से आई हुई थी। वो भी खाते पीते लोग थे। मुकराना में संगे मरमर के पहाड़ हैं और दुनिया का बेहतरीन संगे मरमर और मार्बल इन्हीं पहाड़ों में होता है। दुर्गा के पिताजी भी संगे मरमर ही के बिजनेस से वाबस्ता थे। पिताजी से पहली मुलाकात में ही दुर्गा उन पर मर मिटी और फिर ये मुलाकातें बढ़ती गईं। वे एक दूसरे के करीब आते गए। वो लोग एक हफ्ता झील वाले होटल में रहे, फिर शहर आ गए। पिताजी का क़याम तो वहाँ अपनी एक छोटी सी हवेली में था, जबकि दुर्गा अपने माता पिता के साथ एक होटल में ठहरी हुई थी। वो हवेली में आकर पिताजी से मिलती रही। दुर्गा के माँ बाप ने सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लिया और वो दुर्गा को ज़बरदस्ती मुकराना वापस ले गए। दुर्गा मुकराना से जयपुर आती रही और चोरी छुपे पिताजी से मिलती रही। बीवी यानी मेरी माता जी के होते हुए पिताजी दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दुर्गा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो जब भी जयपुर आती, पिताजी उसे दूसरी हवेली में ठहराते और रातें उसके साथ गुजारते। एक रोज़ वो दुर्गा को माताजी वाली हवेली में ले आए। माताजी उसे देखकर भड़क उठी। ठाकुरों और राजों महाराजाओं की पत्नियां इस किस्म की सूरत हाल की आदी होती हैं। वो जानती हैं कि इनके पति दूसरी औरतों के साथ भी दाद आयश देते हैं, लेकिन ये देवियाँ अपने पतियों के इन मामलात में भी मुदाखलत नहीं करती। दुर्गा को देखकर माताजी के भड़कने की वजह ये थी कि वो जयपुर यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास फेलो रह चुकी थी। दुर्गा ने मास्टर्स की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। घर में खूब हंगामा हुआ। पिताजी दुर्गा को छोड़ने पर तैयार नहीं थे। माताजी जानती थी कि पिताजी ने हवेली के बाहर दूसरी औरतें भी रखी हुई हैं, जिनसे वो वक्तन फ़वक्तन दिल बहलाते रहे हैं। उन्होंने इस शर्त पर दुर्गा को बर्दाश्त करने की इजाज़त दे दी कि वो इसे जयपुर में नहीं रखेंगे। दुर्गा के माँ बाप ने भी उससे क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। पिताजी उसे मुकराना भी नहीं ले जा सकते थे। वो इसे जैसलमेर ले आए और ये हवेली उसके सुपुर्द कर दी। वो महीने में हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ ज़रूर आते, लेकिन हस्बे आदत उनका दिल भर गया। आमदोरफ्त में वक्फे आने लगे जो तवील होते गए। पिताजी ने दुर्गा के साथ ये मेहरबानी ज़रूर की कि ये हवेली कानूनी तौर पर उसके नाम मुंतकिल कर दी और उसके लिए ताहयात एक माकूल रकम का माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि 3-4 महीनों बाद पिताजी को जब दुर्गा की याद आती है तो चंद रोज़ के लिए यहाँ जाते हैं। वो बेडरूम जहाँ हम पहले गए थे पिताजी के लिए मखसूस है। लेकिन दुर्गा से तुम्हारे इतने खुशगवार ताल्लुकात क्यों हैं? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। उसने तुम्हारी माँ के हक पर डाका डाला है, तुम्हें तो इससे नफरत होनी चाहिए थी। दुर्गा देवी बहुत अच्छी महिला खातून है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। रही मेरी माता के हक पर डाके की तो मेरी माता जी को किस चीज़ की कमी है, और दूसरी औरतें उनका क्या करूं? और मैंने तो वैसे भी कभी बड़ों के मामलों में मुदाखलत की कोशिश नहीं की। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। इस हवेली में मुंतकिल होने के बाद भी दुर्गा देवी वक्तन फ़वक्तन जयपुर के चक्कर लगाती रहती थी। ये मुझे शुरू ही से बहुत अच्छी लगती थी। ये जब भी जयपुर आती पिताजी मुझे इससे मिलाने के लिए ज़रूर ले जाते। माताजी को भी इसका पता चल गया। फिलहाल उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। वो दुर्गा से भी मिलने लगी और कभी यहाँ भी आने लगी। दुर्गा मुझसे उम्र में 13-14 साल ही बड़ी है, लेकिन मुझे अपनी औलाद की तरह चाहती है। दुर्गा के बारे में मेरा अंदाज़ा भी यही था कि उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी और अब सीता की बातों से इसकी तस्दीक हो गई थी। हम दोनों भी रात भर नहीं सोए, लेकिन हैरत की बात थी कि हम दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हम दोपहर तक वहीं बैठे बातें करते रहे और फिर दुर्गा हमें नीचे ले गई। खाने में 2-3 चीज़ें थी, मेथी आलू की भुजियाँ, पालक के कोफ्ते जिनमें पनीर इस्तेमाल किया गया था, सब्ज़ी की एक डिश थी और उसमें भी पनीर शामिल था। गोश्त ना होने के बावजूद खाना बेहद उम्दा और लजीज था। सीता ने दुर्गा को भी मेरा नाम महावीर ही बताया था। अगर उसे बताया जाता कि मैं मुसलमान हूँ तो शायद वो मेरे लिए गोश्त भी पका लेती, लेकिन सीता कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
इसलिए उसने मुझे हिंदू के नाम से ही मुतारफ़ करवाया था। खाने के बाद सुस्ती तारी हो गई और दिमाग बोझल होने लगा। मैं सीता को वहीं छोड़कर ऊपर वाले बेडरूम में आ गया और बिस्तर पर लेटा तो चंद मिनट में ही नींद की आगोश में पहुंच गया। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने बत्ती बुझा दी थी। आँख खुली तो कमरे में अंधेरा सा था। दिमाग पर अभी तक नींद का खुमार तारी था। मैंने आंखें बंद करके करवट बदल ली तो मेरा हाथ किसी से टकरा गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो सीता होगी जो किसी वक्त यहाँ आकर लेट गई। मैंने उसे बाजू में लपेट में लेकर अपनी तरफ खींच लिया। वो ज़रा कुसमुसाई तो मैंने उसे सीने से लपेट कर दोनों बाहों में समेट लिया। उसका गुदाज बदन मेरे सीने में हलचल मचाने लगा। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मैंने उसे कुछ और भींच लिया। ऐसा करने में मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। मैंने मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी थी। मेरे हाथ राइफलों और गोला बारूद से तो बहुत अच्छी तरह खेलना जानते थे, लेकिन किसी औरत की तरफ तो मैंने कभी मैली नज़र से भी नहीं देखा था। अंगूरी तवील अरसे मेरे साथ रही थी। हम पहाड़ों में कई मरतबा साल लिपट कर सोए थे, मगर मेरे सीने में शहवानी जज्बात ने कभी सल नहीं उबारा था। और फिर डोडा में सीता से मुलाकात हुई थी। इसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी और फिर गार ही में उसने मुझे ज़िंदगी की एक नई लज्जत से रोशनास कराया था। मैं उस वक़्त अनजाने से जज्बात के सैलाब में बह गया था और बहुत देर बाद जब हवास बहाल हुए तो मुझे इस तरह बहक जाने पर अफसोस भी हुआ। इसके बाद भी सीता ने एक दो मरतबा मुझे ज़ेर किया था। मैं अगरचे उससे बचने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो मुझे घेर ही लेती थी। मैंने आज खुद कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ था। नींद का खुमार था या कुछ और बात थी, मैं उसे अपने आप में समेटने की कोशिश कर रहा था और फिर वो आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने आंखें खोल दी और फिर यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। दिमाग में धमाके से होने लगे। वो सीता नहीं कल्पना थी। मैंने उसे अपने से अलग हटा दिया और एक झटके से उठकर बैठ गया। कल्पना बिस्तर पर पड़ी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में सुर्खी और चेहरे पर सनसनी सी फैली हुई थी। मुझे अपने जिस्म पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई और दिमाग में सनसनाहट सी मच गई। सीने में हलचल सी हो रही थी। मैं पलंग से उतरकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। जिस लड़की ने इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिसे हमने गुंडों से बचाकर अपने पास बना दी थी, वो किस तरह मेरी आगोश में आने को मचल रही थी। कई मिनट बाद मैं अपनी कैफियत पर काबू पा सका। मैंने मुड़कर देखा, कल्पना पलंग पर घुटनों में सर दिए बैठी सिसकियां भर रही थी। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मैं खिड़की के सामने से हटकर उसके करीब आ गया। कल्पना, मैंने धीमे लहजे में उसे पुकारा, अपने कमरे में जाओ। अगर सीता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो न जाने क्या समझेगी। मुझे माफ़ कर दो महावीर, इसने सिसकी लेते हुए कहा। मैं अपने कमरे में अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। मैं यहाँ आकर खाट के किनारे पर लेट गई और तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा तो भूल जाओ इस बात को। मैंने इसकी बात काट दी। कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मुझे बरवकत होश ना आ जाता तो बहरहाल तुम अपने कमरे में जाओ। कल्पना ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। पलंग से उतरकर वो मेरे सामने झुक गई। उसने दोनों हाथों से मेरे पैर छुए और बाहर चली गई। मैं कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरा दिमाग अब भी सुलग रहा था। कल्पना के गुदाज बदन के लमस सीने में हलचल मचाए हुए था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुसल से मेरे दिमाग की तपिश कुछ कम हो गई। मैं देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। जब मैं नीचे आया तो लॉबी में दुर्गा से आमना सामना हो गया। मुझे देखकर इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने पहली मरतबा उसे गहरी नज़रों से देखा था। मेकअप के बगैर भी वो बेहद हसीन थी। दराज कामत, भरा भरा गुदाज जिस्म, चेहरे के नकूश बड़े दिलफरेब और गुजाल जैसी मोटी आंखें। मैं 8-10 साल पीछे चला गया और चश्मे तसव्वुर से इसे देखने लगा। भरपूर जवानी में तो वाकई क़यामत रही होगी। क्या देख रहे हो शमरोज़? दुर्गा के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं इसी तरह उछल पड़ा जैसे मेरे पैरों के नीचे आग भड़क उठी हो। मेरा दिमाग सनसना उठा। सीता लाख कोशिश करे, उसकी कोई बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती। दुर्गा मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। वो तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर गिरफ्तार करने के लिए कश्मीर गई थी। मैं जानती हूँ वो जिस काम का अज़म कर लेती है उसे अधूरा नहीं छोड़ती। मुझे इसके वापस आने का पता चल गया था और ये भी मालूम हो गया कि तुम इसके साथ हो और जिस तरह तुम्हें साथ लिए फिर रही है, इससे मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वो तुम्हें अपना भगवान मान चुकी है। जिस शख्स के लिए उसने हिंद सरकार से दुश्मनी मोल ली, अपने कज़न की मौत को घाट उतार दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। मैं उसके इंतखाब की दाद देती हूँ। मेरा दिमाग सुन हो रहा था। सोचने समझने की सलाहियतें जैसे सल्ब हो चुकी थी। मैं खामोश खड़ा मतोहश नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा। ये सब कुछ तुम्हें सीता ने बताया है? बिलाखिर मेरे होंठों को हरकत हुई। मेरी आवाज़ कपकपा रही थी। बिल्कुल नहीं। दुर्गा के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारे ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद वो भी सो गई थी और अभी तक सो रही है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? इवनिंग पेपर से। दुर्गा ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज स्टोरी है।
मैं बताऊंगी तो सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। वो अखबार रखा है, खुद ही पढ़ लो। उसने सोफ़े के सामने शीशे की टॉप वाली कॉफ़ी टेबल पर पड़े हुए अखबार की तरफ इशारा किया। 1 घंटे पहले मैं सब्ज़ी भाजी लेने के लिए बाज़ार गई थी तो अखबार भी ले आई। वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।